सभी को राम राम दोस्तों। चलो शुरू कर लेते हैं आज की अपनी क्लास को। और क्लास का टॉपिक क्या रहेगा? आज एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं और ये परिणाम नोट्स की सीरीज है जो आपके स्पेशली प्रीलिम्स एग्जाम 2026 और 2027 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। आप इस सीरीज के माध्यम से बिहार पीसीएस 2026 जो जुलाई में एग्जाम होने वाला है, या यूपी पीसीएस 2026 जो दिसंबर में होने वाला है, या और भी स्टेट पीसीएस एग्जाम जैसे कि झारखंड का पीसीएस आने वाला है, फॉर्म तो अभी चल ही रहा था, तो इस तरीके के जितने भी एग्जाम्स हैं और साथ ही साथ जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कराए जा रहे हैं वनडे एग्जाम जैसे जूनियर असिस्टेंट हो गया, लेखपाल हो गया, बीपीओ हो गया, विलेज पंचायत ऑफिसर, या फिर हाई कोर्ट इलाहाबाद की जो हाई कोर्ट है आरओ एग्जाम्स, इन सभी के लिए सबसे बेस्ट और सबसे रामबाण सीरीज है। ऐसा इसलिए मैं कह सकता हूं क्योंकि ये घटना चक्र शॉर्ट नोट्स जो बने हुए हैं घटना चक्र पूर्वालोकन से बने हैं और यहां से आपको 75% कंटेंट प्रश्न में मिल जाता है डायरेक्ट एग्जाम हॉल में, जो आपके प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए सफिशिएंट हो जाता है। तो चलो इसी के साथ हम लोग आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। ऑलरेडी 6-7 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, 3-4 लेक्चर और आने वाले हैं, 4 लेक्चर, इसमें आपकी एंशिएंट भी कवर हो जाएगी, जिसके साथ टोटल 3 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी ऑलरेडी कवर्ड है, इंडियन पॉलिटी हो चुकी है, फिर अब एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट होने वाली है। अगर आप इसके हैंड रिटन नोट्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ की इंफॉर्मेशन कंप्लीटली मिल जाएगी। साथ ही साथ अदर अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ऑफिशियली जुड़ सकते हैं, जो कि कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप मेंस आंसर राइटिंग की तैयारी कर रहे हैं नोट्स की, जैसे यूपी पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए, बिहार पीसीएस के लिए, तो आप हमारे लक्ष्य भेद नोट्स के साथ जा सकते हैं, जिसमें जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6 सेम इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलो ये तो हो गया जो है कि इंफॉर्मेशन और साथ ही साथ कोर्स की सारी जानकारी। बाकी यूट्यूब पर आप हमारे क्लासेस को देख सकते हैं। चलो भाई आज की हम क्लास को शुरू कर लेते हैं। और अब हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? हम लोग मौर्योत्तर काल के बाद कुछ पढ़ रहे थे, देखते हैं। तो कल हम लोगों ने शुरू किया था गुप्त और गुप्तोत्तर काल, एक साथ ही हम लोग कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पॉइंट नंबर 11 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, 12 तक, जिसमें ये था गुप्त साम्राज्य का जो पतन हो रहा था उसके पीछे के जो इंपॉर्टेंट कारण थे, जैसा कि हुड़ों के आक्रमण धीरे धीरे बढ़ने लगे थे, प्रशासन का सामंती ढांचा भी विस्तृत होने लगा था, और जिसकी वजह से जो सामंत होते थे, जो क्षेत्रीय सामंत होते थे, वो मुख्य जो राजा थे, केंद्रीय राजा थे, उनके प्रति उतनी भावना भक्ति नहीं रह गई थी, आराधना भक्ति नहीं रह गई थी, या यूं कहे कि अपनी जान की बाजी लगाने वाली जो भावना थी कि हम राजा को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, ऐसी भावनाएं जो है कि कमजोर पड़ने लगी थी। और साथ ही साथ उत्तरवर्ती जो गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना शुरू हो गया था, जो गुप्त काल के बाद जो लोग आ रहे थे उन लोगों ने बौद्ध धर्म की ओर ज्यादा फोकस किया। इसी में हमें शक विजेता के बारे में पढ़ना है कि शकों को हराने वाला व्यक्ति कौन था। ध्यान देना, शकों को हराने वाला या शक पे विजेता हो गया तो चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर से समझो मेरी बात, चंद्रगुप्त प्रथम की मैं बात नहीं कर रहा हूं, चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर रहा हूं। इनका एक अन्य नाम भी था विक्रमादित्य। किस नाम से जाने जाते थे? विक्रमादित्य। और इन्होंने शकों को हराने के बाद ही एक उपाधि धारण की थी, शकारी, यानी शकों का शिकार कर लिया, और चांदी के सिक्के भी इसी उपलक्ष्य में इन्होंने जारी किए थे। क्लियर है? पश्चिमी भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को परास्त कर सत्ता का उन्मूलन कर दिया। किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया। किसको परास्त किया पूरी तरीके से? तो वो थे आपके पश्चिमी भारत के जो अंतिम शक राजा बचे हुए थे, रुद्र सिंह तृतीय। अच्छा, आपको पता है ना कि रुद्र दामन जो जूनागढ़ अभिलेख जिनके नाम से मिलता है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है, जिसमें सुदर्शन झील का जिक्र भी किया गया है, वो भी शक शासक ही थे, गुजरात के शक शासक थे। ठीक है, चांदी के सिक्के का वजन 30 से 33 ग्रेन हुआ करता था गुप्त काल में। किसके समय में? गुप्त काल में। और खासकर जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए थे, इनका तत्कालीन जो ग्रेन मुद्रा थी उससे कंपैरिजन किया जा रहा था, 30 से 33 ग्रेन हुआ करता था। सामान्यतः 33 ग्रेन को ही पहली वरीयता आपको देनी है। चांदी या रजत के सिक्कों को गुप्त काल में हम रूपक भी कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? रूपक या रुपयक भी कहते थे। कुमार गुप्त प्रथम की बात करेंगे तो इनके बारे में एक मंदसौर अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है दोस्तों? मंदसौर अभिलेख है। पतिक की बात करेंगे तो तक्षशिला अभिलेख है इसका। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करेंगे तो उदयगिरी ठीक है, गुहा अभिलेख है। और समुद्रगुप्त की बात करेंगे तो ऐरण अभिलेख हो जाएगा। अब यहां पर आप लोगों को कुछ एक डाउट हो सकता है, तो उसको मैं अभी क्लियर कर देता हूं। देखिए, समुद्रगुप्त का ऐरण अभिलेख मुख्य रूप से तो नहीं है, वैसे तो भानुगुप्त का है,
जो कि गुप्त शासक ही थे, जो लगभग 500 ईस्वी के आसपास आते हैं, ठीक है, 510 ईस्वी के आसपास आते हैं। तो ऐरण अभिलेख जिसमें सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है, सती प्रथा का उल्लेख देखने को मिलता है। ये जो है कि पहला अभिलेख था जिसमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है, और ऐरण अभिलेख भानुगुप्त का है जिसमें सती प्रथा वाली जानकारी मिलती है। लेकिन वहीं पर कुछ मामलों की जानकारी समुद्रगुप्त के बारे में भी मिलती है, और वो भी ऐरण अभिलेख से संबंधित है। तो अगर मैं कहूं कि दो ऑप्शन आ जाए ऐरण अभिलेख से, एक भानुगुप्त हो जाए और एक समुद्रगुप्त हो जाए, और दोनों में से किसी एक को अगर चयन करना है तो आपको भानुगुप्त को पहली वरीयता देनी होगी। लेकिन अगर भानुगुप्त ऑप्शन नहीं है तो आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, समुद्रगुप्त को टिक लगाकर आना है। फाहियान की बात करेंगे तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। ये भी कई बार क्या होता है, आपसे प्रश्न पूछता है, वेनसांग, फाहियान, इत्सिंग, इन सबकी क्रोनोलॉजी पूछता है। तो आपको जब पता रहेगा कि कौन हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया, या कौन आगे 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व आता है, मतलब 7वीं सदी में, तो ये क्रोनोलॉजी से भी प्रश्न बन जाता है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह कर किस राजवंश में अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया था, तो वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ विवाह किया था। और ये मैंने ऊपर आपको बता भी दिया था वाकाटक वाले स्टोरी में, ठीक है। कुछ शासक थे गुप्त वंश के और उनकी रानियां, ये कई बार पूछता है ये प्रश्न, मतलब कई बार पूछता है कि भैया इनके जो है कि क्रम लगाओ। किसके क्रम लगाने? इनके जो इनकी शादी हुई थी पत्नियों से, उनके बारे में क्रम पूछा जाता है। तो देखो, चंद्रगुप्त ने विवाह किया था कुमार देवी से, समुद्रगुप्त ने विवाह किया था दत्ता देवी से, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह किया था कुबेर नागा से, कुमारगुप्त प्रथम ने विवाह किया था अनंत देवी से। तो भैया इसे याद रख लो बिल्कुल, क्योंकि ये प्रश्न हर साल आ जाता है कहीं ना कहीं एग्जाम में, चाहे वो बिहार पीसीएस हो या फिर यूपी पीसीएस हो या फिर वनडे एग्जाम्स हो, जैसे लेखपाल का एग्जाम, हाईकोर्ट आरओ का एग्जाम्स हो, टीचिंग एग्जाम्स भी हो, इन सभी पे जो है कि डिटेल प्रश्न आता है। तो चंद्रगुप्त कुमार देवी से विवाह करते हैं, समुद्रगुप्त दत्ता देवी से विवाह करते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय कुबेर नागा से विवाह करते हैं, कुमारगुप्त प्रथम अनंत देवी से विवाह करते हैं। आगे, दसपुर अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। इसमें मंदसौर अभिलेख भी इसको कहते हैं, और इस अभिलेख में बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती। किसकी? बुनकरों की, जो कपड़े वगैरह बुनते थे हाथों से, जो कपास वगैरह से, तो उनकी जानकारी मिलती है। और ऊपर ही मैंने आपको बता दिया था कि मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम का है, जिनकी पत्नी का नाम अनंत देवी भी है। तो इस तरीके से कनेक्ट करके जब पढ़ोगे तो चीजें और जल्दी याद रहेंगी। ईसा की 3री सदी से जब हुड़ आक्रमण से रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, तो भारतीय दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर अधिक निर्भर हो गए। तो भारतीय लोग किस पे निर्भर हो गए? क्योंकि पहले क्या था, रोमन साम्राज्य के साथ बहुत लंबा व्यापार हमारा चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे हुड़ आक्रमण से वो सारा का सारा साम्राज्य समाप्त होता हुआ चला गया, तो भारतीयों को चाहिए कि भैया व्यापार तो करना ही करना था, क्योंकि ये आज की ही पद्धति थोड़े है, ये तो हजारों सालों से चली आ रही है। कुछ सामान की जरूरत होती थी तो मंगाते थे, और कुछ सामानों की अधिकता होती तो बेचते थे, तभी तो हमारा समाज चलेगा। तो इसके लिए इन्होंने फिर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर, जो आज वर्तमान में आसियान देश कहलाते हैं, इन पर अपनी निर्भरता बढ़ानी शुरू की। उत्तर भारत का व्यापार ताम्रलिप्ति पोर्ट से होता था, जो वेस्ट बंगाल में था। कई बार ये पूछा जाता है कि ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह था, ये किस राज्य में स्थित है? तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम भारत का व्यापार भड़ौच या भृगु कक्ष भी कह सकते हो, और ये आपका गुजरात में स्थित है। गुप्त काल में साम्राज्य को प्रशासनिक विभाजन का अनुक्रम, ये प्रश्न भी आता है कि गुप्त काल का जो पूरा प्रशासन था, जो पूरा साम्राज्य था, सबसे केंद्रीय सत्ता से लेकर नीचे तक जो है कि किस तरीके से सेंट्रलाइज थी, किस तरीके से जिले परिषद ये सारे काम करते थे। तो अगर आप देखोगे, सबसे ऊपर होता था राष्ट्र, और राष्ट्र का जो सबसे प्रमुख होता था वो राजा होता था, कि राष्ट्र का सबसे प्रमुख व्यक्ति जो शासन करता था उसका नाम राजा होता था। राष्ट्र के बाद भुक्ति आता था, भुक्ति के बाद विषय, विषय के बाद वीथी, वीथी के बाद ग्राम आता था। तो कुछ इस तरीके से। अच्छा, भुक्ति को क्या कहते थे? प्रांत कह देते थे। और विषय को क्या कहते थे? जिला कह देते थे। और जिले का जो मालिक होता था, जैसे डीएम आज जिसे हम लोग कहते हैं, विषयपति कहलाता था, ठीक है। और ये प्रांतीय हो गया, ये राष्ट्र हो गया जहां पर राजा बैठता था। वीथी कुछ ग्रामों का समूह, और ग्राम सिंगल ग्राम होते थे। तो ये भी क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है। श्रेणी, श्रेणी क्या होती है? श्रेणी व्यापारियों का एक संगठन होता था। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। बिल्कुल, श्रेणी को अपने व्यापारिक अधिकारों के प्रति बहुत जागरूकता थी, प्लस व्यापारिक अधिकारों की मान्यता भी थी। वो अपने कर्मचारियों या श्रमिकों या जो भी उसके व्यापारी लोग थे, उनके लिए वेतन तय करती थी, काम तय करती थी, नियम तय करती थी, मानक तय करती थी, कीमतें भी तय करती थी। तो ध्यान देना, कीमतें भी तय करती थी, और श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार भी होता था।
जो व्यापारिक संगठनों के जो सदस्य होते थे उन पर किसी भी प्रकार की जो न्यायिक कार्यवाही चल रही होगी, न्यायिक सजा देने की बात हो रही होगी, वो सारे अधिकार श्रेणियों के पास से राजा यहां पर सीमित हो जाता था। तो कह सकते हो कि श्रेणियों का जो बाहुबल है, श्रेणियों की जो सत्ता है, वो मजबूत हो रही थी इस क्षेत्र में। आगे वाकाटक की बात कर लेते हैं। वाकाटक राजवंश का क्या प्रश्न है कि इसके संस्थापक विंध्य शक्ति थे। अच्छा, मैंने ये प्रश्न कल की क्लास में कराया था जिसमें वाकाटक और भी अन्य शासक थे जिनके संस्थापक और क्रोनोलॉजी को मैंने पढ़ाया था। वैसे वास्तविक संस्थापक तो प्रवरसेन प्रथम थे। देखो, मुख्य रूप से जो संस्थापक जो सबसे पहले थे वो तो थे विंध्य शक्ति, लेकिन वास्तविक संस्थापक आपके प्रवरसेन प्रथम थे। इसका मतलब है कि प्रवरसेन प्रथम के दौरान वाकाटक राजवंश की जो है कि ज्यादा उन्नति हुई, ज्यादा विकास हुआ। 3वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक इनका शासन रहा। प्रवरसेन प्रथम के समय में उसकी सीमा उत्तर में विंध्य क्षेत्र से लेकर दक्षिण में दक्कन तक फैल चुकी थी और पुराणों में उसे प्रवीर भी कहा जाता था। इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए तथा सम्राट की उपाधि धारण की। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आएगा आपके दिमाग में कि सर मैंने 2 अश्वमेध यज्ञ पढ़े थे, 2 अश्वमेध यज्ञ पढ़े थे जिनका प्रमाण मुझे अयोध्या अभिलेख से मिलता है। अयोध्या अभिलेख से मिलता है। ये कौन सा शासक था गुरुजी? तो ये शासक था दोस्तों पुष्यमित्र शुंग था। याद आया कुछ? पुष्यमित्र शुंग, जिसने क्या किया था, मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे बृहदत्त की हत्या करके जो है कि गद्दी धारण की थी। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो उस तरीके से अगर हम बात करें प्रवरसेन प्रथम की तो इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक है, कितने किए थे? 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की थी? वत्स भट्टी ने की थी, जो कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है और जिनकी पत्नी का नाम क्या था बताइए? अभी मैंने पढ़ा था, ऊपर दिखाया तो एक बार फिर से, अनंत देवी। ये बार बार मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं और पत्नियों के नाम में आप उलझ जाते हैं। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। गुप्त काल का प्रमुख उद्योग क्या था? वस्त्र उद्योग था। कैसा था? वस्त्र उद्योग। और इसके लिए इन्होंने गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिलनाडु बहुत प्रसिद्ध था। विशाख दत्त के द्वारा एक रचित नाटक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार के दुर्भिसंधियों के बारे में भी वर्णन मिलता है। दुर्भिसंधियों का मतलब होता है दोस्तों जो राज दरबार में कुछ जो षड्यंत्रकारी होते हैं उनकी जानकारी यहां से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की बात है इसमें, और विशाख दत्त के द्वारा इसको लिखा गया था, मुद्रा राक्षस को। आगे देखते हैं यहाँ पर, प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह कहा जाता था? तो वैश्य वर्ण को कहा जाता था क्योंकि ये व्यापारी वर्ग कहलाता है। अमरकोश के टीकाकार क्षीर स्वामी ने लिखा है कि जो पूंजी द्वारा व्यापार करने वाले पांथों यानी कि व्यापारियों का अगुआ हो उसे सार्थवाह कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है, वैश्य व्यक्ति पहले व्यापारी व्यक्ति होता था, क्षत्रिय व्यक्ति राजा होता था, सैनिक होता था, और ब्राह्मण व्यक्ति विद्वान होता था। तो इस तरीके से जो है कि एक वर्ण व्यवस्था बनी चली आ रही थी, तो उसी में सार्थवाह इनको कहा गया है। धन्वंतरी आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। चरक एवं सुश्रुत भी आयुर्वेद के विख्यात विद्वान थे। इवन कि चरक को तो आयुर्वेद का संस्थापक भी मान लिया जाता है। और जरा कमेंट करके मुझे बताओ कि मैंने प्रश्न आपसे पूछा था जीवक की और चरक की, इन दोनों के बारे में मैंने पूछा था कि किसके दरबार में थे। पिछली क्लास में मैंने बताया था, चरक के बारे में तो बता दिया था, लेकिन जीवक को मैंने क्वेश्चन में रखा था और किसी ने कमेंट नहीं किया। इसका मतलब या तो आप लोगों को याद नहीं था, या आप लोग बताना नहीं चाहते थे, या आप पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं थे। कोई बात नहीं, जब प्रश्न आएगा, अगर आपका प्रश्न अच्छा हो जाए तो बढ़िया बात है, अगर गलत हो गया बाय डिफॉल्ट तो बहुत पछताओगे, और मैं नहीं चाहता कि आपके प्रश्न कोई भी गलत हो। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। किसमें? चंद्रगुप्त द्वितीय के जो नवरत्न थे ना, उनमें से एक थे। अच्छा, 2 ऐसे विद्वान हुए जिनके मतलब 2 ऐसे राजा हुए जिनके दरबार में नवरत्न थे, एक अकबर के समय में और एक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। और चरक कनिष्क के राजवैद्य थे और इन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। कनिष्क के दरबार में रहते थे। भास्कराचार्य प्रख्यात खगोल एवं गणितज्ञ थे। भास्कराचार्य प्रख्यात खगोल एवं गणितज्ञ थे और इनकी रचना एक सिद्धांत शिरोमणि थी, और इस ग्रंथ का ही एक भाग है लीलावती जो गणित से संबंधित है, यानी गणित की बाइबिल भी कहा जाता है, जिसमें गणित के सारे नियम और सिद्धांतों को वर्णित किया गया है। ठीक है, तो भास्कराचार्य कौन थे? प्रख्यात खगोल एवं गणितज्ञ थे और इनकी रचना है सिद्धांत शिरोमणि, राइट। और इसका एक भाग है लीलावती जो कि गणित पे आधारित है। सुश्रुत को क्या माना जाएगा? तो ये शल्य क्रिया के जनक थे। शल्य क्रिया का मतलब होता है जो ऑपरेशन करने वाली प्रक्रिया होती है। ये काशी यानी बनारस के रहने वाले थे। इनका कार्यकाल 620 था। और प्राचीन काल में हुई वैज्ञानिक प्रगति कौन कौन सी थी? प्राचीन काल में कैसी कैसी प्रगति हुई?
गुप्त काल में अगर देखा जाए मुख्य रूप से, तो देखो पहले अगर हम क्रोनोलॉजी समझें, पहली शताब्दी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का प्रयोग किया गया जो आम था। 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत हुआ, यानी कि जो ट्रायंगल होते हैं मतलब एंगल होते हैं उनके मान का निकला गया। फिर 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात हुआ और यह ब्रह्मगुप्त द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? ब्रह्मगुप्त के द्वारा दिया गया। आगे देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया जो पाटलिपुत्र में स्थित था। छपड़क एक रत्न फलित ज्योतिषी थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल थे। ध्यान देना कि ये जो अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ये कॉन्सेप्ट तो मैं जो बता रहा हूँ वो कहानी के तौर पे बता ही रहा हूँ, लेकिन मुख्य रूप से आपका जो उद्देश्य होता है घटनाचक्र पूर्वावलोकन पढ़ने का क्या उद्देश्य होता है, वहाँ टॉपिक समझने से ज्यादा जरूरी होता है कि वहाँ के फैक्ट हमें याद हो जाने चाहिए, क्योंकि जब वही फैक्ट रिपीट होते हैं, जैसे यूपी पीसीएस 2025 में रिपीट हुए, आरओ के प्रीलिम्स एग्जाम जो री एग्जाम हुआ उसमें रिपीट हुए, तो वहां पर ये सारे फैक्ट हमें याद होने चाहिए, मुंह जबानी याद होने चाहिए बिल्कुल, कि क्वेश्चन देखा और आंसर सीधे दिख गया हमको। तो ये चीजें बार बार पढ़ने से, इस तरीके के शॉर्ट नोट्स को पढ़ने से ही तैयार हो पाएंगी। किसने पहली बार यह व्यवस्था की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो सबसे पहले ये आर्यभट्ट ने ही कहा था, मतलब ये सिद्धांत दे दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर ही घूमती है, सूर्य का चक्कर तो लगाती है, लेकिन वो अपनी धुरी पर भी घूमती है 24 घंटे में, और इस वजह से 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का लगभग रात होती है। और ये हमारे भारतीय विद्वान आर्यभट्ट, जिन्होंने आर्यभट्टियम नाम की जो एक रचना लिखी, दशमलव प्रणाली का विकास किया, यानी दशमलव की खोज की, तो इस तरीके से ये इससे संबंधित है। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था और रजत मुद्रा यानी चांदी की मुद्रा को रूपक कहा जाता था। फाहियान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? कौड़ियों का। और ये फाहियान किसके समय में आया था दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा बोलते थे, जबकि उच्च वर्ण के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। कहने का मतलब हो गया कि जो संस्कृत भाषा में जो नाटक लिखे गए हैं उसमें स्त्रियां और शूद्र व्यक्ति प्राकृत भाषा बोलते थे, जो आम भाषा थी, आम जनमानस की, जैसे आज हमारी हिंदी है, और उसमें उच्च वर्ण के लोग क्या बोलते थे? संस्कृत भाषा बोलते थे। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य, सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य अभिलेख से प्राप्त होता है। 510 ईस्वी में गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का इसमें उल्लेख होता है। और ये आपका, मैंने क्या बताया था ऊपर, आपको याद होगा तो भानुगुप्त के बारे में एक जानकारी दी थी ऊपर, ठीक है, अभी हम पढ़ रहे थे, तो भानुगुप्त का एरण अभिलेख है। लेकिन अगर आपको समुद्रगुप्त दिखेगा तो आपको उसे भी एक्सेप्ट करना होगा। और गुप्त संवत के प्रवर्तक कौन है? तो चंद्रगुप्त प्रथम है 319 ईस्वी में। कहीं गलती से चंद्रगुप्त द्वितीय मत लगा देना, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम की अपेक्षा चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, ये सब ज्यादा प्रतापी और ज्यादा पराक्रमी, ज्यादा प्रतिष्ठित राजा थे। तो ऐसा भी होता है दिमाग में कि यार उसी को लगा दे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अशोक का दूसरा नाम प्रियदर्शनी है। समुद्रगुप्त को परक्रमांक भी कहा जाता है और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। स्कंदगुप्त को क्रमादित्य कहा जाता है, विक्रमादित्य नहीं, क्रमादित्य कहा जाता है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की घटना है? तो गुप्त काल की घटना है, जिसमें नगरों का क्रमिक पतन होता जा रहा था। फिर आगे देखते हैं, गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए और इस भूमि से उत्पन्न आय को भी ग्रहिता को ही सौंप दिया गया। ग्रहिता कौन था? जो उस जमीन का जो मालिक था, यानी ब्राह्मण थे, उन्हीं को जो है कि उसकी आय को भी सौंप दिया गया। ध्यान देना, भूमि दान की अगर हम बात करें तो ये ब्राह्मणों को दी जा रही है, लेकिन अगर हम सातवाहन वंश को पढ़ते हैं तो वो एक पहला वंश था जिसने मंदिरों को यानी धार्मिक कार्यों से भूमि को अनुदान देना शुरू किया। धर्मशास्त्रों या गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का छठा हिस्सा थी। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग या भागकर कहा जाता है। तो भागकर तो नहीं पूछता है, उद्रंग पूछ लेता है कि क्या है, कोई एक औजार है, कोई एक तकनीक है, या किसी एक प्रकार का जो राजस्व की पद्धति है, टैक्स है, क्या है, तो ये पूछता है भाई। तो उद्रंग के बारे में याद रखना है। ये गुप्त अभिलेखों के अंतर्गत भूमि कर यानी कि जो लैंड रेवेन्यू होता है उसकी बात की जा रही है। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता है? अप्रहत कहा जाता है बिना जोती हुई जंगली भूमि को। किसको कहा जाता है? किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता है? बिना जोती हुई जंगली भूमि को। और कुल्यावाप, द्रोणवाप, अधवाप भूमि की माप इकाइयां हैं। ध्यान देना, कुल्यावाप हो गया, द्रोणवाप हो गया, अक्षवाप भी कहते हैं इसको, अधवाप भी कहते हैं, और ये भूमि माप की इकाइयां हैं। कई बार ये प्रश्न बन चुका है। गुप्त काल में मंदिरों व ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी वो अग्रहार कहा जाता था और ये भूमि मुख्य रूप से कर मुक्त थी। यूपीएससी जब प्रश्न बनाएगा तो पूछ लेगा स्टेटमेंट बना के कि क्या ये भूमि कर मुक्त थी, यानी इस पे टैक्स नहीं लिया जाता था। लेकिन यूपी पीसीएस सिंपल प्रश्न पूछेगा कि मंदिरों व ब्राह्मणों को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था।
अग्रहार। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को उदक भोग भी कहा जाता था। और हिरण्य क्या था? मौर्य काल का नगद कर था। हिरण्य मौर्य काल का नगद कर था। अच्छा, जरा कमेंट करके बताओ कि मौर्य काल के दौरान एक आपातकाल का कर लगता था, आपातकाल टैक्स, इमरजेंसी टैक्स, उसका नाम बताओ, कमेंट करो। उपरनिका भूमि पर स्थायी तथा अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों से लिया जाता था। जो उपरनिका जो था वो भूमि पर जो स्थायी या अस्थायी रूप से लोग रहते थे उनसे टैक्स लिया जाता था। फिर तीसरी शताब्दी, क्या लिख रहा है? तीसरी शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। वारंगल कहाँ का है जो तीसरी शताब्दी में प्रसिद्ध है? फिर आगे देखते हैं, घंटसाला, कदुरा, चौल गुप्त काल में बड़े बंदरगाह शहर थे जहां से विदेशों से व्यापार हुआ करता। तो घंटसाला, कदुरा, चौल। तोरमाड़ भारत पर दूसरे हुड़ आक्रमण का नेतृत्व करता था। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी ईस्वी में भारत का दर्शन किया तो सुंगयुन 518 ईस्वी। क्या नाम है उसका? सुंगयुन 518 ईस्वी। चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा मंदसौर लेख या अभिलेख के साक्ष्य से सर्वप्रथम गुप्त नरेश नरसिंह गुप्त बालादित्य और तत्पश्चात मालवा नरेश यशोधर्मन द्वारा मिहिर कुल को बुरी तरह पराजित किया गया। ये प्रमाण मिलता है किससे? ह्वेनसांग के रचनाओं से, ह्वेनसांग के लेखों से, साथ ही साथ मंदसौर के अभिलेखों से भी प्राप्त होता है कि गुप्त शासक नरसिंह गुप्त बालादित्य ने भी और मालवा नरेश यशोधर्मन ने भी, दोनों लोगों ने हुण नेतृत्वकर्ता मिहिर कुल को बुरी तरीके से पराजित किया था और उसे यहां से भागना पड़ा था। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवी अधिकारों का दावा करते थे, यानी अपने आप को क्या मानते थे? वो देवता के द्वारा भेजे गए दूत मानते थे, दैवी अधिकार मानते थे। और उन्होंने भूमि दान की परंपरा को और विस्तारित किया। जिस भूमि दान की परंपरा सातवाहन काल से सबसे पहले शुरू होती है और उसको और इन्होंने विस्तारित करते हुए धार्मिक कार्यों के साथ साथ ब्राह्मणों को भी देना शुरू किया और सामंतवादी व्यवस्था का भी यहीं से जन्म और मजबूती से होता है। गुप्त काल में बलात् श्रम, जिसको विष्टि कहा जाता है, इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। अर्थात जब भी राज्य को लगता था कि मैं बिना पैसे खर्च किए हुए कोई जबरदस्ती काम करा सकूं अपने जनता से, तो वो एक तरीके से उसकी इनकम का सोर्स भी बच जाता था, क्योंकि काम कराने पे आप कोई ना कोई वेतन तो दोगे, कोई ना कोई मेहनताना दोगे, मजदूरी दोगे, तो फ्री में हो जा रहा है। तो राज्य का क्या हो गया? एक तरीके से आय का एक स्रोत हो गया कि भैया फ्री में काम हो रहा है। दूसरा, जनता इसलिए भी इस काम को कर रही थी कि उसे ऐसा लगता था कि भाई मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, जिस राजा के नेतृत्व और संरक्षण में रहता हूं, उसको एक टैक्स दे रहा हूं एक तरीके से मैं, तो टैक्स देने की पद्धति होती थी। और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहालेख, प्रभावती गुप्ता के रिद्धपुर अभिलेख से विष्टि का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो उदयगिरी गुहालेख और किससे? रिद्धपुर अभिलेख से मिलता है। कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत हुआ या इसका जन्म हुआ भारत में। महाभारत में इसे चतुरंग भी कहा जाता था। शूद्रक कृति कौन सी है? मृच्छकटिकम। शूद्रक ने कौन सी रचना लिखी है? मृच्छकटिकम। कई बार मिलान करने के लिए आता है। इसमें चारुदत्त नामक ब्राह्मण सार्थवा और गणिका की पुत्री सार्थवा एवं गणिका की पुत्री वसंत सेना की प्रेम कहानी है। ध्यान से समझो कि चारुदत्त नामक एक ब्राह्मण व्यक्ति था जो सार्थवा भी था, और गणिका की पुत्री वसंत सेना की प्रेम गाथा के बारे में लिखा गया है, मृच्छकटिकम के बारे में। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए किस गुप्त राजा के पास मिशनरी को भेजा था? तो समुद्रगुप्त के पास भेजा था 350 से 375 ईस्वी में। तो ध्यान से समझो, चीनी स्रोत क्या कह रहे हैं कि श्रीलंका का एक शासक था जिसका नाम मेघवर्मन, जो भारत आता है और बौद्ध मंदिर बनाने के लिए वो समुद्रगुप्त के पास जाता है, अपनी मशीनरी को भेजता है, मिशनरी को, कि किसी भी प्रकार से हमें इस शासक से क्या मिले, पैसा वगैरह मिल जाए तो हम अपना आराम से बना सकते हैं। आगे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल महोदय हैं। पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। फिर से समझो कि पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है, मतलब ये मानते हैं कि आत्मा है और पुनर्जन्म होता है। इसमें अज्ञानता को ही दुखों का कारण तथा विवेक ज्ञान को उनसे मुक्ति का एकमात्र उपाय। जैसे बौद्ध धर्म ने क्या माना है कि भाई अज्ञान व्यक्ति दुखों का कारण मानता है, कि दुख उसके जीवन में रहेगा ही रहेगा अगर वो जब तक अज्ञान है। अज्ञान मतलब पढ़ाई लिखाई करना नहीं, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान जब तक नहीं होगा, सांसारिक ज्ञान से जो है कि नहीं परिचित होगा, तब तक वो अज्ञानता व्यक्ति दुखों का कारण रहेगा। और विवेक यानी जो उसकी तर्क शक्ति है, वो ज्ञान उसको मुक्ति दिला सकता है। यही एकमात्र उपाय है। तो ये इस तरीके की बातें बोलते हैं। और उनके अनुसार, सांख्य दर्शन के अनुसार, जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा निर्मित और संचालित होता है। यानी कि जो प्रकृति की जो ऋत होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऋत कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में हमने पढ़ा है इसको, ऋत। तो
इनके अनुसार प्रकृति की शक्तियों द्वारा ही निर्मित और संचालित होता है प्रत्येक व्यक्ति का जीवन। कपिल ने सांख्य सूत्र ग्रंथ की रचना की। किसकी? सांख्य सूत्र ग्रंथ की रचना की है। योग के 8 अंग बताए गए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन किया गया है। फिर से समझो, योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनका ही वर्णन किया गया है। योग के ये 8 अंग माने जाते हैं। इन 8 अंगों का प्रयोग करके ही, मतलब इस तरीके की पद्धति को अपनाकर आप योग को पूर्ण कर सकते हैं। और महाभाष्य के लेखक कौन है? तो पतंजलि महोदय। कौन है भैया महाभाष्य के लेखक? पतंजलि है। कुसुमांजलि यानी उदयनकृत मिथिला के को नव्य न्याय का मूल स्रोत माना जाता है। कुसुमांजलि उदयनकृत मिथिला को नव्य न्याय का मूल स्रोत माना जाता है। और गंगेश ने नव्य न्याय को मतलब दर्शन को संग्रहित किया था। फिर सत्कार्यवाद किस दर्शन का मुख्य आधार है? तो सांख्य दर्शन का है। अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा जाता है? अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा जाता है? तो धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि। जबकि बहिरंग के तहत यम, नियम, आसन को कहा जाता है। चार्वाक दर्शन की बात करें तो चेतन शरीर ही आत्मा है। क्या कहा जा रहा है? चेतन शरीर ही आत्मा है। यह जड़वादी या भौतिकतावादी विचारधारा का पोषक है। यह जड़वादी या भौतिकतावादी विचारधारा का पोषक है और इसका आदर्श वाक्य है, जब तक जीवित रहें सुख से जीवित रहें और उधार लेकर घी पिए, क्योंकि देह के भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। तो जरा कॉमन स्टेटमेंट पकड़ो जरा भाई कॉमन स्टेटमेंट को। सांख्य दर्शन कहता है कि पुनर्जन्म भी होता है, आत्मा के आवागमन का सिद्धांत भी मानता है कि भैया जब तक आत्मा नहीं आएगी तो पुनर्जन्म कैसे हो जाएगा। लेकिन चार्वाक दर्शन जस्ट इसके अपोजिट कहता है, क्योंकि देह के भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है, इसलिए जब तक जिंदा हो यार तो इतना घी पियो उधार ले लेकर, इतना उधार ले लो, सारे शौक पूरे कर लो अपने, और जब मर जाओगे तो कौन पूछ रहा है किससे उधार लोगे, क्योंकि पुनर्जन्म नहीं होता है। ऐसा चार्वाक दर्शन की मान्यता है कि जब तक जीवित रहें सुख से जीवित रहें और उधार लेकर घी पीते रहें, अर्थात उधार लेकर ही अपने शौक पूरे करते रहें। साथ ही साथ जो चार्वाक दर्शन है इसने चारों पुरुषार्थों में काम को सबसे परम पुरुषार्थ माना है और चार्वाक दर्शन को लोकायत प्रणाली भी कहा जाता है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है कि जब तक कोई प्रमाण प्रत्यक्ष नहीं है, देखा ना गया आंखों से, तब तक आप उस पर जो है कि संदेह कर सकते हो, यानी उस पर विश्वास नहीं करोगे। तो ये संदेह प्रणाली मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण को भी स्वीकारता है। आगे देखते हैं, न्याय दर्शन की बात करेंगे। इसमें ज्ञान को बुद्धि और उपलब्धि का पर्याय माना गया। यानी अगर किसी व्यक्ति के पास ज्ञान है ना, तो ये मान लो उसने अपने जीवन में कुछ ना कुछ उपलब्धि हासिल कर ली, उसको बुद्धि मिल गई है। इसमें अक्षपाद भी कहा जाता है, इसे अक्षपाद भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है तर्क या निर्णय होता है, ठीक है, तर्क के आधार पर निर्णय करना। और इस साथ ही साथ इसमें 16 तत्वों का अस्तित्व होता है। गौतम कृत न्याय सूत्र है और इसके प्रवर्तक गौतम को माना जाता है। किसको माना जाता है? गौतम को माना जाता है। वैशेषिक के प्रवर्तक कौन है? कणाद है। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी है। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बदरायण है। तो ये कई बार प्रश्न ऐसे बनते हैं। और इनकी जो मोक्ष प्राप्त करने के तरीके क्या हैं, मतलब इनका जो मूल क्रक्स है वो क्या क्या है। न्याय दर्शन कहता है कि तार्किक चिंतन होना चाहिए, अभी मैंने आपको पढ़ा ना, ज्ञान बुद्धि ये सारी चीज। मीमांसा दर्शन कहता है वैदिक अनुष्ठान करना चाहिए जिससे मोक्ष प्राप्त हो। सांख्य दर्शन कहता है वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण होना चाहिए। और वेदांत दर्शन कहता है आत्मज्ञान, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ जो अवेयरनेस है इसकी बात। कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन पूर्व मीमांसा से संबंधित है कि आप जैसा कर्म करते हो वैसा ही जो है कि आपको फल मिलता है। और मीमांसा दर्शन वेद को शाश्वत सत्य मानते हैं कि जो वेद लिखे हुए हैं वो अटल सत्य लिखे हुए हैं। अपूर्व का सिद्धांत क्या है? मीमांसा दर्शन से ही संबंधित है। कर्म तथा उसके परिणाम के बीच एक अलौकिक कड़ी होती है। कर्म तथा उसके परिणाम के बीच एक अलौकिक कड़ी होती है, इसी को अपूर्व सिद्धांत माना जाता है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणुओं से हुआ है। ध्यान से ना, अणुवाद सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। जैसे भारतीय परमाणुवाद का जनक किसको मानता है? महर्षि कणाद को माना जाता है। महर्षि कणाद को, जो किसके समर्थक हैं? वैशेषिक दर्शन के समर्थक हैं। वेदों को मान्यता न देने के कारण बौद्ध, जैन, चार्वाक, नास्तिक दर्शन कहे जाते हैं, क्योंकि इन जो बौद्ध दर्शन हो गया, जैन दर्शन हो गया, चार्वाक दर्शन हो गया, इनको नास्तिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने वेदों को मान्यता नहीं दी, इन्होंने किसी भी प्रकार के भारतीय वेद की जो है कि व्याख्या नहीं की है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य ने प्रस्थान त्रयी यानी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता पर भाष्य लिखकर अद्वैतवाद का समर्थन किया है। किसका समर्थन किया है? अद्वैतवाद का समर्थन किया है। तो अद्वैत दर्शन के संस्थापक
शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य ने प्रस्थानत्रयी, उपनिषद, ब्रह्मगुप्त और भगवत गीता पर भाष्य लिखकर अद्वैतवाद का समर्थन किया है। अद्वैत वेदांत में ज्ञान मार्ग को मोक्ष का साधन स्वीकार किया। अद्वैत वेदांत में ज्ञान मार्ग को मोक्ष का साधन स्वीकार किया है। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में रामानुजाचार्य ने दिया है और ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते हैं और भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन मानते हैं। तो कई बार ये मिलान करने के लिए आता है ना आपसे कि विशिष्टाद्वैत सिद्धांत किसने दिया है या फिर अद्वैत दर्शन किसने दिया, तो अद्वैतवाद शंकराचार्य के हो गए, विशिष्टाद्वैत जो है रामानुजाचार्य का हो गया। शंकराचार्य ने जहां पे ब्रह्म को सत्य तथा जगत को मिथ्या बताया है, जबकि रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार जीव आनंदमय, स्वयं स्वयं प्रकाशमान तथा वैशिष्ट्यपूर्ण है और जगत मिथ्या न होकर सत्य है। तो कहने का मतलब हो गया शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन जो दिया, अभी आपने क्या पढ़ा, अद्वैत दर्शन, जिसमें वो कह रहे हैं कि ब्रह्म को ही यानी ईश्वर को ही वो सत्य मानते हैं और कोई इसके सिवा सत्य नहीं है, और इसी सत्य की खोज में जो है कि व्यक्ति को जीवन लग जाता है, और जगत जो संसार है वो भौतिक दुनिया वो मिथ्या है। जबकि रामानुजाचार्य जस्ट इसके अपोजिट जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, जीव तो जो आनंदमय, स्वयं प्रकाशमय तथा वैशिष्ट्यपूर्ण है और जगत मिथ्या न होकर सत्य है, जगत मिथ्या न होकर सत्य है। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ था, तो इसका तुल्य वर्ष क्या होगा, तो भैया सिंपल सी बात है, अगर आप देख रहे हो शक संवत वर्ष 556 है तो इसमें 78 और जोड़ दो, आपका निकल आएगा। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी है, सोमवंशी जिसको कहा था, शासकों का मूल स्थान क्या है, प्रतिष्ठानपुर है। संवत्सर और किस समय से गणना होगी, यानी कि संवत जो है विक्रम संवत 57 बीसी यानी 57 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईस्वी में, गुप्त संवत 319 एडी, कली संवत भी एक आता है, कली संवत जो 3102 बीसी माना जाता है। क्या माना जाता है, 3102 बीसी। गधया क्या है, गधा नहीं है, गधया एक प्रकार का चांदी का सिक्का है। किसका सिक्का है, चांदी का है। मौखरी गुप्तों के सामंत थे जो मूलतः गया के निवासी थे और इनकी राजधानी कन्नौज थी। ये वही मौखरी वंश है जहां से आपको हर्षवर्धन देखने को मिलेंगे, उनके बड़े भाई जो है कि नंदीवर्धन देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा का पूरा परिवार अब इसमें आएगा। तो मौखरी गुप्तों के सामंत थे, ठीक है। सर्ववर्मन ताम्रपत्र अभिलेख असीरगढ़ से संबंधित है। ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख है। ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख और जीवित गुप्त सेकंड देवबरनाक अभिलेख। ये कई बार होता है, मिलान करने के लिए आता है, बहुत रेयर आता है ऐसा प्रश्न। तो गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में किन राज्यों का शासन था, जब तक हर्षवर्धन का उत्थान नहीं हो पाया था। मगध के गुप्त हो गए, थानेश्वर के पुष्यभूति हो गए, कन्नौज के मौखरी हो गए और वल्लभी के मैत्रक हो गए। तो ये चारों अलग अलग क्षेत्रों से जो है कि कुछ शासक सामने उभर कर आ रहे थे। बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित और इसके अनुसार वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने की थी, जो कि थानेश्वर में की थी, ठीक है, हरियाणा के थानेश्वर में। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में मिलती है, तो कल्हड़ की एक कृति है राज तरंगिणी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप लगा सकते हो, वैसे तो जो है कि बाणभट्ट की हर्षचरित सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर ऑप्शन में, जबकि सबसे पहले जानकारी हमें हर्षचरित से ही मिलती है। अगर ऑप्शन में नहीं है हर्षचरित तो आप बाणभट्ट को मतलब राज तरंगिणी को लगा सकते हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ पे किया, कन्नौज और प्रयागराज में किया, स्पेशली बौद्ध धर्मों का था। साथ ही साथ प्रत्येक 5वें वर्ष जो होता था ये महान धार्मिक सम्मेलन, जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया था, और जब ह्वेनसांग स्वयं छठे समारोह में शामिल हुआ था और इसमें 18 देशों के राजा भी शामिल हुए थे। ये एक बहुत बड़ा जो है कि संगम होता था या यूं कहें सम्मेलन होता था, जहां पे सामान्यतः जो हर्षवर्धन था वो अपनी समस्त संपत्ति को जो है कि जनता में दान कर देता था, लुटा देता था। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका गया, किसके द्वारा, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। इसकी जानकारी एहोल अभिलेख और ह्वेनसांग का विवरण मिलता है, एहोल अभिलेख, ठीक है, और साथ ही साथ ह्वेनसांग के विवरण से मिलता है।
चलो तो फिर आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हर्ष के समय पर भास्कर वर्मन ने असम पर शासन किया था, जिसे असम को कामरूप शासन भी कहा था, मतलब कामरूप का क्षेत्र भी कहते हैं। अब ह्वेनसांग के अनुसार ह्वेनसांग ने कुछ अपनी जानकारियां दी। देखो फाहियान हम लोग पढ़ रहे थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, गुप्त वंश में आया था, लेकिन ह्वेनसांग के अनुसार उन्होंने क्या क्या चीजें कही थी। जो कहा कि सड़कों पर आवागमन पूर्णतः सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वह स्वयं ही चोर और डाकुओं के चंगुल में फंस गया था। एक बार खुद जो है कि उसको चोरों ने और डाकुओं ने लूट लिया था, तो इसलिए उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि भैया यहाँ की सड़कें सुरक्षित नहीं है आवागमन के लिए। अपराध अथवा निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि, जल, विष आदि द्वारा दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी, आदि द्वारा दिव्य परीक्षा ली जाती थी। अब अगर कोई व्यक्ति है, वर्ण व्यवस्था के अनुसार इसको दिया जाता था, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो किसी को अग्नि में बैठा दिया गया। अगर वो सत्य बोल रहा होगा, अगर उसने जो है कि चोरी नहीं की होगी, अपराध नहीं किया होगा, तो वो बच जाएगा, नहीं जलेगा। अब भला आग जो है धर्म देखकर या चोरी देखकर अपना काम करेगी? आग का काम तो जलाना है, तो भाई वो तो जलाएगी जलाएगी। व्यापारिक मार्गों, घाटों, बिक्री की वस्तुओं पर आदि पर भी कर लगते थे, यानी कि जो व्यापारिक मार्ग हो, जिसे आज हम लोग टोल टैक्स कह देते हैं, घाट या बिक्री करो जिसे हम लोग आज सेल टैक्स कहते हैं, तो इन सभी पर टैक्स लगते थे। और ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा, यूपी का मथुरा। यानी ह्वेनसांग ने अपने वर्णन में कहा है कि सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे जो प्रसिद्ध नगर था वो था आपका मथुरा। वाराणसी रेशम वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि सूती वस्त्रों के लिए मथुरा फेमस है और वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए फेमस है। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि कौशेय क्या था, तो रेशम था। और ह्वेनसांग ने 637 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय गया। उस समय कुलपति आचार्य शीलभद्र थे वहां पे, और लगभग 1.5 वर्ष तक वो नालंदा में रह के अध्ययन करता रहा। इसने योग शास्त्र का अध्ययन भी किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा और धान्य कटक होता हुआ कांची गया, और इसकी एक पुस्तक है सीयू की। और इत्सिंग भी इसके बाद भारत आता है 671 से 695 ईस्वी में, जिसको हम लोग 7वीं शताब्दी में कहते हैं। तो ये प्रश्न बनता है कि फाहियान किसके समय में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया सर। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय। इत्सिंग भारत की यात्रा पे आया था 671 से 695 में। इन्हीं तीनों का ज्यादातर क्रोनोलॉजी आपसे पूछता है, कौन पहले आया कौन बाद में आया। आगे देखते हैं। भारत में शाख पत्रों का प्रचलन बहुत प्राचीन है और इसे हुंडी कहा जाता था। तो कई बार यह प्रश्न आता है कि हुंडी किससे संबंधित है? तो शाख पत्र से संबंधित है। प्राचीन कालीन चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख येनतु और तियान्तु के नाम से किया है। गुप्तोत्तर युग में व्यापार का केंद्र उज्जैन से हटकर कन्नौज हो गया था। गुप्तोत्तर युग में, क्योंकि जो हर्षवर्धन का जो शासनकाल था या उनके पिता का जो शासनकाल था, वो कहीं ना कहीं, वैसे तो उनके पिता थानेश्वर में कर रहे थे, लेकिन कन्नौज में हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की और पूरा का पूरा प्रमुख गढ़ कन्नौज को बना दिया। और उज्जैन का महत्व गुप्त काल में शक विजय के बाद बढ़ने लगा था। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता है, और इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया था। विदेशी भारत भ्रमण कब करते हैं? फाहियान की बात करेंगे तो ये 399 से 414 ईस्वी में आता है, ठीक है, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल होता है। ह्वेनसांग की बात करेंगे 629 से 645 ईस्वी में आता है, जिस समय हर्षवर्धन का कार्यकाल था। इत्सिंग 671 से 695, वैसे यहाँ पे 691 होना चाहिए था, ठीक है, तो इस समय आता है। अल मसूदी 915 से 16 ईस्वी में आता है। अल बर्नी 11वीं सदी में आता है, जो महमूद गजनवी वगैरह होते हैं, मोहम्मद गौरी होते हैं, इसके समय में। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग ने, आबू जईद ने, अल मसूदी ने, अल बर्नी ने, इन सभी ने किया मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख। सांबपुर यात्रात्सव ये सूर्य पूजा से संबंधित है, जो मुख्य रूप से असम में होता था। सामंती व्यवस्था के जो अनिवार्य तत्व थे, सामंती व्यवस्था कब मानी जाएगी? जब भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय हुआ। ध्यान समझो, भूमि के नियंत्रण और स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय हुआ, तो यह सामंती व्यवस्था का एक अनिवार्य तत्व के रूप में हुआ। सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी और दास संबंध का बनना। फिर से समझो, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी और दास संबंध का बनना। 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में अगर हम बात करें, तो शंकराचार्य ने 4 धाम स्थापित किए, या 4 पीठ भी इसे कह सकते हो, जो चारों दिशाओं में थी। अगर पुरी, जो पुरी में स्थापित की गई थी ओडिशा में, ये पूर्वी भारत का था। श्रृंगेरी कर्नाटक में स्थापित है, दक्षिण भारत की। ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में स्थापित है, उत्तर भारत की। और द्वारका गुजरात में स्थापित है, पश्चिमी भारत की। तो चारों दिशाओं में शंकराचार्य ने जो है कि स्थापित किया था। और इनका जो दर्शन है दोस्तों, वो अद्वैत दर्शन है, जिसमें ये एकमात्र जो सत्य मानते हैं वो ईश्वर को मानते हैं, बाकी जगत वगैरह सब मिथ्या है।
बौद्ध और जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई थी इन्होंने, वेदांत का प्रसार किया था और जन्म इनका केरल में हुआ था शंकराचार्य का। 4 धाम भी बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम, जबकि छोटा 4 धाम क्या है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो ध्यान देना, अगर आपसे 4 धाम पूछ रहा है तो बद्रीनाथ हो जाएगा, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम हो जाएगा। लेकिन अगर छोटा 4 धाम पूछ रहा है जो केवल उत्तराखंड में विस्तारित है तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। 4 उन्होंने मठ खोले, ज्योतिर्मठ, श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका। कुछ दरबारी कवि किस राजाओं के संरक्षण में रहते थे उसको देखते हैं। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में शामिल थे, हरिशेन समुद्रगुप्त द्वितीय मतलब समुद्रगुप्त के दरबार में, और बाणभट्ट हर्षवर्धन। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की, हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, कालिदास ने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम वगैरह, और अमीर खुसरो ने आशिकी लिखी है। इस तरीके से कई सारे इन्होंने भी ग्रंथ लिखे हैं। भोज कहाँ के शासक थे? धार के, दुर्गावती गोंडवाना की, समुद्रगुप्त विदिशा के, अशोक उज्जैन। हालांकि अशोक तो पूरे मगध के थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मिलान करने के लिए दिया हुआ है। प्रसिद्ध स्थल वर्तमान राज्य भिलसा कहाँ पे है? एमपी में। द्वार समुद्र या हलेबीड कर्नाटक, गिरिनगर गुजरात, स्थानेश्वर या थानेश्वर हरियाणा में है। और यशोधर्मन के सौंदनी यानी सौंदनी अभिलेख के रचयिता वासुल कवि हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो गया। 90 पॉइंट्स के साथ हमने गुप्त और गुप्तोत्तर को कंप्लीट कर लिया है। और अब आपको मेरी हैंडराइटिंग में मतलब एक अलग हैंडराइटिंग में आपको टॉपिक पढ़ना प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। तो यहाँ से हम बहुत सारी चीज़ों को और भी बढ़िया तरीके से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लास में जो है कि इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आप इसी की हैंड रिटन PDF को परचेस करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके आप मेरी व्हाट्सएप टीम से इंक्वायरी ले सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। देखिए 48 पेज मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए 64 पेज में, यानी लगभग आपका 12-13 पेज और बच रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 पेज अगर आप हटा दो, जो पैम्पलेट है और जो फ्रंट पेज है, तो लगभग 62 पेज बचते हैं और 12 उधर और 2 इधर, 14 पेज। यानी 2 क्लास और आने वाली है, 2 से 3, बस इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।